विश्व गुरु कैसा होना चाहिए? जैसा भी हो वह कम से कम इस लायक तो होना चाहिए कि वे पढ़ लिख सके। लेकिन भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में इलाके के दूसरे देशों से पिछड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। अर्थशास्त्री जयद्रथ ने स्वाति नारायण की आने वाली किताब अनइक्वल व्हाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स की प्रस्तावना लिखी है। जयद्रथ ने लिखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, साफ सफाई, स्कूलों में बच्चों की दाखिले और लैंगिक समानता के मामले में बांग्लादेश भारत को काफी पीछे छोड़ चुका है। शुरू में यह बात विचित्र सी लगी, लेकिन अंतर बढ़ता गया। इससे भारत के लिए काफी एहसास करने वाली हालत बन गई। बांग्लादेश की बढ़त के लिए उसकी कुछ खासियतों को जिम्मेदार बताया गया, जैसे कि वहाँ एनजीओ बेहतर काम करते हैं और स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने दमदार कदम उठाए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश भारत जैसा है, लेकिन अब तो नेपाल भी भारत से आगे निकलता दिख रहा है, जिसकी प्रति व्यक्ति भारत के आधे पर है। जिन बच्चों का वजन कम रह जाता और जिनका कद नहीं बढ़ पाता, उनकी संख्या भारत में अभी 32% और 35% है। लेकिन नेपाल में आंकड़ा अभी भारत से कम है। वहाँ ऐसे 24% और 31.5% बच्चे ही है। नेपाल भारत के बिहार राज्य के साथ में ही है। बिहार में अंडरवेट और स्टैंडर्ड बच्चों का प्रतिशत 41 और 43 है। यही हालत स्वास्थ्य और शिक्षा के कई दूसरे मानकों के बारे में भी दिखती है। अब सवाल ये है कि भारत के साथ मसला क्या है? जिस बात से सबसे ज्यादा परेशानी है वह जाति प्रथा। किसी न किसी रूप से हमारे मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी है। जातिगत असमानता हर तरह की असमानता की जड़ है। चाहे बात आमदनी की हो, लिंग, क्षेत्र या भाषा की, हर तरह की असमानता की जड़ में जातिगत असमानता होती है। ये असमानताएं आपस में एक दूसरे को बढ़ाती है। इसके चलते खाई और गहरी होती जाती है। लिहाजा जो सबसे अगड़ी जाति और दूसरे समूह है वह तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। वही निचले पायदान पर पड़े लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के सिस्टम के साथ फंसे रहते हैं, क्योंकि सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय समाज का जो ऊपरी तबका है वह वर्ल्ड क्लास है। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में वैश्विक शक्ति बन चुका है। लेकिन जो निचले तबके हैं वह पीछे छूट जाते हैं। सबसे निचले तबके हाल तो ट्रेजेडी जैसा है। आमतौर पर कहा जाता है कि जातिवाद में सबसे ज्यादा उलझा हुआ राज्य बिहार है। ये बात बिहार की बेहद कम प्रति व्यक्ति आय और दूसरे सोशल इंडेक्स से झलकती है। ज्यादातर शिक्षक अगड़ी जातियों के हैं। तमाम अध्ययनों में बात सामने आई है कि इनमें से कई शिक्षक कथित निचली जातियों के बच्चों के बारे में अच्छा नजरिया नहीं रखते। इन बच्चों को पढ़ाना भी कठिन होता है, क्योंकि इनके माता पिता भी अशिक्षित होते हैं। घर में किताबों की तंगी होती है। स्कूल में दाखिले के समय बच्चे दबे दबे से होते हैं और प्राइवेट ट्यूटर की सुविधा तो उनके लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसी बात होती है। स्कूलों के कठिन पाठ्यक्रम के चलते मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में शिक्षकों के लिए ज्यादा आसान यही होता है कि वे अमीर परिवारों और बच्चों पर फोकस करें जिन्हें आसानी से पढ़ाया और सिखाया जाता है। वे दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, खासतौर पर तब जब ये दूसरे सामाजिक रूप से कुछ खास हैसियत न रखते हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि नेपाल भी तो हिंदू है, जाति के चलते उसे भी इस तरह की मुश्किलें क्यों नहीं हुई? इसका जवाब अलग जाति संरचना और संस्कृति में है। ये नेपाल में ही नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम जैसे हिमालय की गोद में बसे राज्यों में भी दिखती है। 1950 में तीनों राज्य पिछड़े हुए थे। बहुत कम सड़कें थी, हॉस्पिटल, स्कूल या बिजली की सुविधा वाले इलाके भी गिनती के थे। फिर भी इन राज्यों में हालात भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले तेजी से सुधरे। अब तो ये कुछ सोशल इंडेक्स के मामले में भी बेहतरीन हो चुके हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 82%, उत्तराखंड में 79% और सिक्किम में 81% थी। बल्कि भारत का राष्ट्रीय औसत 74% का ही था। बिहार में 62 और उत्तर प्रदेश में 68% की साक्षरता दर थी। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 63%, सिक्किम में 58% और उत्तराखंड में 30% थी। लेकिन यूपी में आंकड़ा 17 और बिहार में 9% का ही था। अब सवाल यह है कि पहाड़ी इलाके इस मामले में अलग क्यों है? पहली बात है पहाड़ी आदिवासियों की ज्यादा संख्या, जिनमें जाति प्रथा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन राज्यों में आबादी का बड़े पैमाने पर बसाव 19वीं सदी में ही हुआ। समाजशास्त्री श्रीनिवास ने दिखाया था कि भारत में निचली जातियां किस तरह हमेशा ही संस्कृत आगे होने की कोशिश करती है, यानी अगली जातियों की चीजें सीखने की कोशिश करती है, जिसके जरिए वो कास्ट सिस्टम में ऊपर उठ सके। हिमालय की गोद में बसे इन राज्यों में ब्राह्मण और क्षत्रियों की ज्यादा संख्या है। इनकी तुलना में दलितों और शूद्रों की आबादी कम है। ऐसा लगता है कि पहाड़ी इलाकों में बसने वाली निचली जातियों ने खुद को आसानी से संस्कृत आगे कर लिया और वे बड़ी तादाद में ब्राह्मण और क्षत्रिय बन गई। संस्कृताइजेशन का मतलब है ब्राह्मण संस्कृति से जुड़े चीजों को अपनाना, जैसे कि शिक्षा पर जोर। ऐतिहासिक रूप से देखे तो भारत के कायदे से पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण ही थी। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी संस्कृति ने बेहतर स्कूल बनाए, शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित किया, जिसके चलते नतीजे लगातार बेहतर होते गए। नेपाल भी दूसरों की तरह पहाड़ी इलाका है। वहाँ ट्राइबल और ऊपर कास्ट आबादी ज्यादा है। इससे नेपाल को भारत के मुकाबले तेजी से बढ़ने में मदद मिली। हालांकि इस बारे में रिसर्च की और जरूरत है। कुल मिलाकर भारत में जातिगत भेदभाव एक बड़ी बाधा के रूप में बना हुआ है। इसके साथ ही दूसरी असमानताओं की शुरुआत होती है। सबको एक समान अवसर नहीं मिल पाते। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से बस ये हुआ है कि निचली जातियों में क्रीमी लेयर बन गई है। भारत जब तक जातिवाद बना रहेगा, दूसरे देश भारत से आगे निकलते रहेंगे। विश्व गुरु का भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत को इस समस्या का समाधान किस तरह से करना चाहिए? कमेंट करके बताएं।